हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी भारत एवं विश्व का भूगोल है उसके प्रश्नों को हम कर रहे थे। कल की वीडियो में हमने क्लास 6 के 4 चैप्टर के प्रश्नों को देखा था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। यानी पहला चैप्टर आपका 5वां पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, 7वां नंबर है हमारा देश भारत और 8वां नंबर है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम इन चारों चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5, नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी जलमंडल में जल, बर्फ और जलवाष्प ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। जैवमंडल बायोस्फीयर में कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है। देखिए, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल यानी जो आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो जैवमंडल कहलाता है, बायोस्फीयर। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पे है, नेपाल में। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा कौन सा है, K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा नंबर पर कौन आता है, तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। नोट, कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर दिया है और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8,598। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8,848 है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, किस देश में, तो आपका ये नेपाल में। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में से सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। कौन सा है, मेरियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा भाग है और जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर दिया है, एनसीईआरटी में 11,022 दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है। आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, आपका एशिया है। उसके बाद कौन सा आता है, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। इसके बाद और देख लेते हैं हम, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम कौन सा है। एशिया जो है सबसे बड़ा, उसके बाद आपका अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है, उसके बाद अंटार्कटिका आता है और उसके बाद यूरोप आता है और सबसे छोटा कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगला है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। एशिया तथा यूरोप को कौन सा अलग करता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा है, 1 और 2, यूराल पर्वत और यूराल नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है या एशिया और यूरोप की सीमा पर है। इसके बारे में देखते हैं। एशिया और
यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, यानी यूरोप प्लस एशिया इस बनके क्या होता है, यूरेशिया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये। आपका अफ्रीका, अफ्रीका से आपका कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और आपका भूमध्य रेखा भी गुजरती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त गुजरती है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के क्या होते हैं, मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, स्वेज नहर जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर यानी आर्टिफिशियल मानव द्वारा निर्मित है और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पूछा जाता है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये कौन सा, स्वेज नहर, तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अलग किसको करती है, एशिया और अफ्रीका को, जोड़ती किसको है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो आपका पनामा मिलते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। क्या रखिएगा, पनामा स्थल संधि कहा जाता है तथा यह स्थली अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। जो पनामा स्थल संधि है ये आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दूसरा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यानी 2 और 3, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज कहां पे है, आपका ये उत्तर अमेरिका में है और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, ये आपका भी दक्षिण अमेरिका में बहती है। डिटेल देखते हैं। कथन 1 असत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जबकि 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? अक्सर पूछा जाता है, सभी को पता है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है या चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। कहां पे? दक्षिण गोलार्ध में, और ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं तो सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अंटार्कटिका महाद्वीप में के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? पहला कह रहा, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है और कह रहा यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, ये निर्जन है। सही बात है, ये ऑप्शन 2 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, मध्य में स्थित है, अतः कथन 1 असत्य है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ, यहाँ पे क्या होता है, मोटी बर्फ के परतों से ढका हुआ था, इसलिए यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है, यानी यहाँ पे निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के शोध संस्थान यहाँ, उनके नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। यह अक्सर पूछा जाता है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अगला प्रश्न है,
आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के आधार पर महासागरों का क्रम पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है, महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और दूसरे नंबर कौन आता है? अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर आपका हिंद महासागर और चौथे नंबर पर दक्षिणी महासागर। और सबसे छोटा कौन सा? तो आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? कथन पूछ रहा है किस महासागर से संबंधित है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दूसरा कह रहा है यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है और इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो ये किसके बारे में कह रहा है? तो ये आपका प्रशांत महासागर के बारे में कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा है और पृथ्वी का सबसे गहरा है, और जो मेरियाना का तभी हमने पीछे पढ़ा इसी महासागर में है। ठीक है, अगला प्रश्न नीचे दिया गया कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। देखिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे गए तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रय जो यानी जहाजों के लिए एवं पत्तनों के लिए निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कारण है अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, कारण गलत है, ए सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा? प्रशांत, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है यानी कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीधी एवं चौड़ी नहीं है तो कटी फटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कथन और कारण से, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ये सारे जो है प्रश्न एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लिए गए हैं, तो आप बुक उठा के देखेंगे सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे। पहला कह रहा है कारण ए है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। कारण है यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है उससे तापमान में क्या होता है? वृद्धि होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। डिटेल लगता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। अगला प्रश्न नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं यहीं पे। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर एस और प्रशांत महासागर वृत्ताकार। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है हिंद महासागर? अपना त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। एक बार आप मैप में देखेंगे। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव में के चारों ओर फैला हुआ। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर कौन सा? तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो आपका समताप मंडल और आयन मंडल के बीच पाया जाता है। देखिए वायुमंडल के कितने परतें हैं? तो 5 परतें। सबसे कौन सा आता है? पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आपका कौन सा? आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो ये क्षोभ मंडल है, पहला मंडल
क्षोभ मंडल में आपका मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं इसी में होती हैं। उसके बाद जो आपका समताप मंडल होता है, तो वायुयान जो उड़ते हैं हवाई जहाज, ये आपका यहीं पे उड़ते हैं समताप मंडल में। और समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। मध्य मंडल ये आपका सबसे ठंडा मंडल है। और आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल में जो है आपका रेडियो जो उपग्रह वगैरह होते हैं सब यहीं पे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होता है। वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है ये सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होता है। सही बात है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, तो आप सभी को पता है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है, तथा ऑक्सीजन 21% और 1% अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चैप्टर 6 में पहुंच गए हैं। इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? किनके? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। पहला है प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं क्या होती है? धंस जाती है। ये सब क्या? आंतरिक प्रक्रिया के कारण। दूसरा है आपका बाह्य प्रक्रिया। इसमें स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। ये कैसी प्रक्रिया? तो बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, दोनों प्रक्रियाओं के कारण आपका पर्वत, घाटी, पठार, मैदान इन सब का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। सही बात है। और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यानी जो अपर्दन होता है एक जगह पर जो इकट्ठा हो जाता है वही आपका निक्षेपण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने की अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यह प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। वायु के द्वारा धूल मिट्टी वगैरह ले जाती है तो वो अपर्दन होता है, और एक जगह जाकर जमा हो जाता है वो निक्षेपण होता है। तो यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी? अक्सर पूछा जाता है ये। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत जो हिमालय है ये भी वलित पर्वत है, लेकिन ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, और अरावली जो है ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आपका अरावली। ऑप्शन नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों सही है। जिन पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी होती है वो नदियां होती हैं हिमानी कहलाती हैं। और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की श्रृंखला को क्या कहता है? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसमें दोनों सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वत तंत्र समांतर श्रेणियों के क्रम में भी होते हैं। हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं कहा जाता है ना। एल्प्स हैं जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है? शंक्वाकार जो है शिखर और जो उनके सतह उबड़ खाबड़, तो ये आपका कहलाते हैं वलित पर्वत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन पर्वतों की सतह पर उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं।
अगला है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यानी वासजस पर्वत ये भ्रंशोत्स पर्वत है, और कौन सा माउंट किलिमंजारो ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बारे में देखते हैं। उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसे भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भूखंड को उत्खंड या हास्ट तथा नीचे हुए धसे हुए खंड को कहा जाता है द्रोणिका भ्रंश या ग्रैबन कहा जाता है। यूरोप की राइन नदी घाटी या वासजेस पर्वत इसी पर्वत के उदाहरण है। अगला कह रहा है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी के पर्वत के उदाहरण है। ये किलिमंजारो कहाँ पे, अफ्रीका में, और फ्यूजियामा जापान। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है। ये सब प्रश्न बनते हैं तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। मनाकी पर्वत किस महासागर में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में आपका मनाकी पर्वत है। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। माउंट एवरेस्ट से भी यह अधिक है। यह समुद्र के नीचे है, यानी प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार सभी को पता है, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग जो होती है ये क्या होता है, सपाट होता है, उसे पठार कहा जाता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। अफ्रीका का पठार सोना हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैदान के बारे में कह रहा है अधिकांश मैदान कुछ मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बनते हैं। सही बात है, जैसे गंगा वगैरह का मैदान, तो ये सब नदी के उसकी वजह से। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, तो ये भी सही है, मैदान में लोग बसते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, और इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। यानी जो नदियां अपना अवसाद वगैरह लाती हैं, जो आप निक्षेपित जहां करती हैं, वही सब उसी से आपका मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे आपका निवास करती है। अब हम चैप्टर 7 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। इसके बारे में देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। अक्सर पूछा जाता है, सभी को पता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी अक्षांशी विस्तार पूछ रहा है। तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है। देशांतरी विस्तार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट। सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है। सभी को पता है, कर्क रेखा अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम भी है। इसके बाद देखते हैं आगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जो इस प्रकार है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। 8 राज्यों से। कॉमन प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ती है। भारत जो स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ, तो ऑप्शन डी 7 देशों के साथ। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है। इसमें कौन कौन से हैं,
चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ भारत जो है सर्वाधिक सीमा साझा करता है और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? अभी बताया, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन से घिरे हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 एवं 4, यानी कौन सा? सिक्किम और त्रिपुरा 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। देख लेते हैं, सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से एक दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ। किसके साथ? नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा है, बांग्लादेश से 3 तरफ। कौन सा? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? देखिए ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। भारत के कितने राज्य जो है 2 देशों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7 राज्य। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की बात करें, नेपाल और चीन। सिक्किम आपका नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान और म्यांमार। आप मैप से एक बार जरूर ध्यान सब एक बार देख लीजिएगा सारा कुछ। असम की बात करें, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप जितना कमेंट करेंगे तो उतना जल्दी आप वीडियो पाएंगे। अगला है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सी? अक्सर पूछा जाता है ये, बिहार दरोगा वगैरह में कई सारे प्रश्न बने हैं ये कई बार। तो ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी? तो आपका नर्मदा नदी। देखिए सबसे आपका पहले आपका विंध्य पर्वत श्रेणी पड़ता है, उसके बाद आपका नर्मदा नदी, उसके बाद आपका होता है कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। उसके बाद नीचे आपका ताप्ती नदी बहती है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है? विंध्य पर्वत, तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। सतपुड़ा श्रेणी अभी बताया मैंने, सतपुड़ा श्रेणी की नीचे उसके बाद कौन बहती है? दक्षिण में ताप्ती नदी। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए एकमात्र नदी नहीं है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, गलत है। अगला, तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट है, यानी तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। डिटेल देखते हैं। तापी नदी के अलावा नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, ये आपका पूरब से क्या बहती है? पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी? ताप्ती और नर्मदा नदी। और ये किसका निर्माण करती हैं? ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, बाकी नदियां जो इधर गिरती हैं बंगाल खाड़ी में, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तापी नदी के अलावा ये भी ठीक है, तथा अजंता एवं सतपुड़ा पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, इसमें दिया है उत्तर में नहीं, दक्षिण में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, तो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका हिमालय में आता है बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी आता है। ठीक है, बृहद हिमालय उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी कार्य करता है। हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में आपका बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय का हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और शिवालिक श्रेणी क्या होता है? सबसे ये नीचे स्थित है। अगला ऑप्शन नीचे दिया गया है, नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। ठीक है, महानदी दिया है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा दिया है। उपयुक्त नदियां कौन सा डेल्टा बनाती हैं? अभी हमने बताया सभी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो अरब सागर में गिरती हैं वो आपका किसका निर्माण? एस्चुरी का। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। अभी आ गया प्रश्न। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सही है और इस डेल्टा की आकार क्या है? त्रिभुजाकार। ये भी सही है, आकार त्रिभुजाकार और ये सबसे बड़ा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र किसके द्वारा बनती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है।
जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। लक्षद्वीप का निर्माण आपका प्रवाल से हुआ है। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान अरब सागर में और लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार आपका ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्याय 8 आ गया, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव। इससे तो जरूर प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति आपका अरबी भाषा से। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपने इसको देख लिया ना सारे सब्जेक्ट का, तो जो है आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें सारे जो है बुक का पूरा निचोड़ दिया है, सारा प्रश्न इसमें आपका शामिल किया गया है। अरबी भाषा की बात करें, मानसून इसी का है शब्द। ठीक है, अरबी भाषा का मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए, मानसून क्या होता है? आपका थोड़े समय के लिए होता है, और ये जो जलवायु होते हैं ये आपका अधिक समय के लिए, लगभग 30 से 35 वर्ष जो होता है आपका मौसम का औसत, यही आपका जलवायु कहलाता है। ठीक है, मौसम और जलवायु में अंतर भी कभी कभी कथन के रूप में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां पे होती है? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाए? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पूछा जाता है कि शीतकाल में जो है वर्षा तमिलनाडु में, शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में क्या होता है? वर्षा होता है। अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन व कारण दिया है। पहला कथन है आपका, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। सही बात है। भारत कैसी जलवायु है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। भारत उष्णकटिबंधीय में सही है, ये भी सही है, यानी कारण भी सही है, कथन भी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। सही है, ऑप्शन क्या हो जाए? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उष्णकटिबंध मतलब होता है, कल हमने बताया था, ये आपका हो गया 0 डिग्री और 23 डिग्री इधर, 23 डिग्री इधर, ये जो एरिया होता है आपका ये उष्णकटिबंधीय होता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच, ये सब क्या होते हैं? जलवायु का निर्धारण करते हैं। ये अक्सर पूछा होता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कह रहा है किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? सभी को पता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? मानसीराम में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसीराम जो है ये कहां पे है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय राज्य में स्थित है मानसीराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहां पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 1, 2, 3, यानी अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में कैसा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन वन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पाता। ये वर्षा वन के अलग अलग समय पर अपनी अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में यह वन अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में यह पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपका हमारे देश में कैसा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को क्या कहता है? मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है, और ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। सही बात है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों की
ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। झाड़ियां, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जैसे मरुस्थल वगैरह क्षेत्र में। पानी की क्षति को कम करने के लिए उनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। दोस्तों, ये प्रश्न आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर आप सीटेट क्लास 2 6 to 8 के लिए पेपर दे रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप पेपर उठा कर देखेंगे, एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी से पूरा पूरा उठाता है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बाकी आप बिहार दरोगा, पुलिस, किसी भी IAS PCS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है आपका रोजवुड, महोगनी, पीपल, नीम, खैर, बबूल, पाइन, देवदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो है 1 का आपका दूसरा हो जाएगा। रोजवुड, महोगनी, ये क्या आपका, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यानी हमेशा हरे भरे होते हैं। पीपल और नीम की बात करें तो पीपल नीम आपका हो जाएगा, क्या होता है, ये पतझड़ वन है, मानसूनी वन है। ये पीपल नीम ये एक समय पर पत्तियां अपना गिरा देते हैं। खैबर बबूल ये आपका कैसा है, कटीली झाड़ियां हैं, मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं। पाइन देवदार ये आपका सुना होगा, ये आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका रोजवुड, महोगनी, अबनुशाद है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपका पीपल, नीम, शीशम, सागौन जो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में पाया जाता है, ये वही है। कटीली झाड़ियां खैर, बबूल, कैटक्स, कीकर ये सब आपका जो रेगिस्तान वगैरह क्षेत्र में पाई जाती है। वनस्पति आपका जो है पर्वतीय, आपका पाइन, देवदार, चीड़ ये सब का आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन के बारे में पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, सही है, खारे पानी में रहते हैं ये। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सर्वाधिक आपका सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरी जो है इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है, ठीक है, इसके नाम पर आपका सुंदरवन पड़ा है। अगला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन डी हिमालय क्षेत्र में आपको क्या पाई जाती है, जंगली बकरी पाई जाती है। जंगली बकरी हिमतेंदुआ आदि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान क्या है। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी कच्छ के रण में आपका जंगली गधे निवास करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, इसमें 8 चैप्टर थे, हमने 8 चैप्टर के प्रश्नों को देख लिया और इसके आगे के जो है प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है।